नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ वरिष्ठ लेखक, दिल्ली हिंदी अकादमी के पूर्व सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता हरीशमोहन बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने करीब 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और मौला राम पर आपकी एक नई पुस्तक आई है जिसकी इन दिनों काफ़ी चर्चा है। ये इस पर क्या विषय है और आखिर मौला राम पर आपने क्यों कार्य किया, जरा इस बारे में बताइए। मैं आपको ये बता दूं कि मौला राम एक पेंटर है, एक चित्रकार है और एक कवि है। और इससे ज़्यादा उनकी खूबी ये है कि वो गढ़वाल के दरबार में थे और बहुत अच्छे पद पर थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। मैं मौला राम पर काम करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता था कि जो उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड नहीं था, कुमाऊं और गढ़वाल में और पश्चिमी उत्तर भारत में गोरखा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और उस विस्तार में जो शासन व्यवस्था थी वो नेपाल से चलती थी। और मैं चाहता था कि उस दौरान जो गतिविधियां, जो प्रशासनिक गतिविधियां और राजतंत्र की रही हैं, मैं उस पर काम करूं। और इस उद्देश्य से मैंने इस पर काम किया। कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास पढ़ा और बहुत सारी किताबें इसमें मैंने ढूंढी कि मैं इस पर काम करूंगा और गोरखा शासन पर। लेकिन संयोग से मुझे एक नेपाल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं काठमांडू गया और वहाँ मुझे कुछ लेखकों से बात करने का अवसर मिला। मैंने उनसे पूछा कि भाई जो गोरखा शासन था और कुमाऊं और गढ़वाल में उनका शासन रहा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और उन्होंने मुझे वहाँ की जो नेपाल का इतिहास था, राजनीतिक इतिहास, वो किताबें उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मैंने वो किताबें भी पढ़ी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जो कुमाऊं और गढ़वाल का इतिहास मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने पढ़ा है, वो नेपाल के इतिहास में उन चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता, और मिलता है तो थोड़ा सा दूसरे तरह से मिलता है। और मैं यदि इस पर काम करता हूँ तो मेरी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो मैंने अपना मूड इस पर बदल दिया। मैंने गोरखा शासन पर काम करने का मन बदल लिया, क्योंकि मैं कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो उस बीच मैंने जब कहा कि मैंने इतना काम कर लिया है और इतना पढ़ लिया है, तो कुछ और किया जाए। तो इसमें मुझे लगा कि मौला राम एक ऐसा चरित्र है जो गढ़वाल के प्रति प्रतिबद्ध था, वो शासन के प्रति प्रतिबद्ध था, राज दरबार के प्रति प्रतिबद्ध था। वो नहीं चाहता था कि जो गढ़वाल की प्रजा है उस पर किसी तरह का अत्याचार, उसको कोई किसी तरह की परेशानियां ना हो। इस पर उसने काम किया। मैंने उसके चरित्र को जब समझने की कोशिश की तो मुझे वो बहुत अद्भुत चरित्र लगा और ये मैंने मन बना लिया कि मैं इस व्यक्ति पर काम करूँगा। और मैंने लगातार इस पर काम किया। तो इसका जो पीरियड मैंने लिया, पूरे मौला राम के चरित्र को तो मैं नहीं रख सकता था, क्योंकि मौला राम का जो चरित्र है ना, मैं बहुत खुल के बताऊँ तो मौला राम का चरित्र बहुत विकट चरित्र है, अद्भुत चरित्र है, जिसमें उसमें खिलंदड़ी भी है, उसमें हास परिहास भी है, उसमें गंभीरता भी है, उसमें राजनीति के जो गुण हैं वो पूरे उसमें मौजूद हैं। और कवि तो है ही, इतिहासकार भी वो है। तो ऐसे विकट चरित्र को मेरे लिए संभाल पाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उसके जीवन का एक हिस्सा जो सन 1762 से लेकर 1812 तक जो पीरियड बनता है, उस पीरियड में क्या उथल पुथल रही, जो राजनीतिक समीकरण वहाँ बदले, वहाँ के जो राजा थे वो क्या सोचते थे और मौला राम क्या सोचते थे, और जो गोरखा थे उनका शासन का प्रभाव कैसे रहा, वो तमाम चीज़ों को मैंने उस पीरियड का, उस काल खंड को इसमें रखने की कोशिश की है। अच्छा, मैं जहाँ तक मैं भी चूँकि पहाड़ के परिवेश से आता हूँ जी, तो उत्तराखंड में कोई लिखित इतिहास है नहीं, और ज़्यादातर जो जानकारियाँ हैं वो लोक कथाओं से, लोक गाथाओं से या मौखिक है।
और जो भी समेटने की कोशिश की गई उसका मुख्य स्रोत यही सब चीज़ें रही। तो मौलाराम पर जब आप काम कर रहे थे तो आपको ये कठिनाइयाँ भी सामने आई होंगी? बहुत कठिनाइयाँ हैं। सवाल ये था कि जब आप लिख रहे हैं तो यदि आप एक क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो बड़ी सरलता से आप कहानी का ताना बाना बुन के सामाजिक जो चीज़ें हैं समाज से जोड़ के उनको लेकर आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चरित्र को उठाते हैं और वो भी इतिहास का कोई चरित्र हो, और इतिहास का ऐसा चरित्र जो बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व का जो बोला जाता है उस तरह का व्यक्तित्व हो, तब तो आपको बहुत संभल के लिखना पड़ेगा। उसकी अच्छाइयों को भी लिखना पड़ेगा, उसकी बुराइयों को भी लिखना पड़ेगा। यदि आप अच्छाइयाँ लिखेंगे तो आप कल को ये सवाल कर सकते हैं, भाई आपने इतना बड़ा उपन्यास तो लिखा लेकिन आपने इसके इस नेगेटिव पक्ष को नहीं रखा, तो उसका चरित्र का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये कोशिश की है कि इसमें मौलाराम के चरित्र के सहारे पूरा जो वो घटनाक्रम रहा है, जो इतिहास का जो हिस्सा है, उसको मैंने समेटने की कोशिश की है। और मैंने इसको इतिहास नहीं माना है, लेकिन इतिहास नहीं है भी नहीं कहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं है। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ जो बड़ा क्रिएटिव है, सृजनात्मक लेखन है, उस हिसाब से लोगों ने इसको पसंद किया है। आपने कुछ साल पहले एक पुस्तक लिखी होना पहाड़, उसमें मुझे ना एक लाइन बड़ी आपकी पसंद आती है कि हरुहित अगर भिकवा मंगचवाड़ी के एरिया में बंसी नहीं बजाता तो युद्ध नहीं होता। तो पहाड़ का जो राजनीतिक वो भी चरित्र रहा है वो विस्तारवादी नहीं रहा है। कुमाऊं के राजा भी कुमाऊं तक सीमित थे, गढ़वाल के राजा भी गढ़वाल तक सीमित थे। हालांकि बाद में नेपाल और डोटी जब एक हो गया और वो उन्होंने जरूर विस्तारवाद की बात कही। पूर्व में भी अगर हम नेपाल और डोटी को देखते हैं तो उन्होंने भी अपनी सीमाओं में ज़्यादा विस्तारवाद की कल्पना नहीं की। बाद के नेपाल यानी कि गोरखा जो मौजूदा शासन है उसके बाद इसमें परिवर्तन संभवतः आया है। तो क्या जब आप मौलाराम लिख रहे थे तो आपको इस तरह का कुछ घटनाक्रम नजर आया? नहीं, ऐसा है, इस थोड़ा सा इसको हम दूसरी तरह से लें। इतिहास लगातार ये कहता है कि पहाड़ पर जितने लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं से विस्थापित होके ही गए, या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से गए हैं या किसी और तरह के शांति की खोज में गए हैं। इतिहास ये भी कहता है कि जितने वो हमारे यहाँ धार्मिक भावनाएं जिस तरह उभार लिया था, जिस तरह के मंदिर मस्जिद और वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो उत्तराखंड को एक देवभूमि कहा जाता है। तो लोग वहाँ शांति की प्राप्ति के लिए भी गए हैं, और लोग इतिहास कहता है कि वहाँ लोग भाग के भी गए हैं। तो अपने को सुरक्षित रखने एक सुरक्षित स्थान समझा तो पहाड़ों की कंदराओं में चले गए। तो ये भी है, जो अधिकांश लोग जो है वो बाहर से ही गए हुए हैं। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ गए हैं, तो पहाड़ के से आगे आप कहाँ जाएंगे? एक ठहराव तो है ही है ना। तो जो लोग पहाड़ पर गए हैं, आप उनके चरित्र को समझिए तो बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, और उनमें बहुत धैर्य, एक ठहराव है। आप किसी भी पहाड़ी को देख लीजिए, उसके जीवन में ठहराव होगा, वो पलायन नहीं होगा। पलायन शब्द का इस्तेमाल तो मैं तो आपको एक सुझाव दूंगा, ये पलायन शब्द कहाँ से आया पहाड़ में, इस पर हमको ज़रा इस पर जानकारी लेनी चाहिए कि पहले पहाड़ एक चीज़ मुझे मौलाराम के जरिए जो हमने काम किया, मौलाराम बहुत बड़े पेंटर थे जी, और जिससे मतलब वो पेंटिंग कला बाद में उनके बाद शायद ही सर्वाइव की। देश में राजा रवि वर्मा और दूसरे पेंटर आए जिन्हें खूब नाम बना। मौलाराम भी उसी कोटि के गिने जाते हैं, लेकिन उनके बाद वो पहाड़ में कोई ऐसा बड़ा पेंटर मतलब कुछ काम हुआ ज़रूर है यशोधर मटवाल जी और दूसरे लोग के जरिए, लेकिन इतना बड़ा पेंटर फिर नज़र नहीं। उसमें यह है पहाड़ में जब मौलाराम थे तो मौलाराम के जो पूर्वज थे वो दिल्ली दरबार से गए हुए थे, और दिल्ली दरबार में जो काम होता था वो मुग़ल शैली का काम होता था। तो ये लोग भी मुग़ल शैली का ही की पेंटिंग करते थे, और कुछ राजस्थानी जो शैली है उस शैली की चित्र कुछ बना लिए। लेकिन पहाड़ की जो अपनी शैली थी वो कांगड़ा शैली थी, उस तरह वो जम्मू कश्मीर की शैली थी, बहेली शैली थी। उन शैलियों पर लोग काम कर रहे थे। लेकिन मौलाराम की खासियत ये है कि उसने जो पहाड़ की हिमाचल की जो कांगड़ा शैली है उस शैली से हटकर
अपनी एक शैली निर्मित की थी जो गढ़वाल शैली हुई। जी। और दुर्भाग्य ये रहा कि जिस स्तर पर मौलाराम ने गढ़वाल शैली पर काम किया, उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है आगे की पीढ़ी, उसने उस पर काम नहीं किया। उसका कारण ये था कि उन लोगों के सामने रोजी रोटी का जो था बड़ा संकट पैदा हो गया था। इससे कोई इनकम तो थी नहीं। मौलाराम के साथ एक अच्छा पक्ष ये था कि वो राज दरबार से जुड़ा हुआ था। राज दरबार से होने से वो तो बड़ा जमींदार भी था, मतलब क्या वो है, बड़ा मतलब उसका इनकम का सोर्स, वो इनकम सोर्सेज उसके पास था। और उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी नेपाल दरबार भी उसकी कला से बहुत प्रभावित था। तो अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता, चूँकि आपने एक बृहद क्षेत्र को चुना और बहुत सारी पुस्तकों के जरिए आपने अपनी बात कही, एक बात ये और आती है कि अक्सर लोग फिल्मों में या आम भाषा में कहते हैं कुमाऊं गढ़वाल में बनती नहीं है। क्या नहीं की? कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों में बनती नहीं है, इनके वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। जब आप धरातल पर जाते हैं, दोशान पे खासकर रामगंगा घाटी, उधर गंगा घाटी, इधर बीच में रामगंगा घाटी, इधर काली शारदा और ये जो इलाका है, जब अरब दोशान के इलाके में कभी आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि शादी ब्याह भी होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, और लोगों की ड्रेस भी करीब जो पहनावा है वो एक जैसा है। अच्छा, ऊपर के हिमालय के जो लोग हैं वो पिथौरागढ़ की तरफ हो या गढ़वाल की तरफ हो, वो एक ही तरह का उनका परिवेश है, उनका जो व्यवहार है उसमें अब बहुत शांति और ठहराव है। फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि दो जगहों के लोगों के वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। और इस उपन्यास में, ये 32 राग गाँव मौला, इस उपन्यास में मैंने इस बात को बड़ा खुलकर रखा हुआ है। इसकी वजह मुझे ये लगती है कि जब गढ़वाल दरबार में गिरावट आ गई थी, थोड़ा सा ढीलापन आ गया था, और दोनों भाई पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह आपस में लड़ रहे थे और प्रजा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। वहाँ त्राही मची हुई थी। उस पीरियड में गोरखाओं को एक मौका मिला कि हम क्यों ना वहाँ शासन स्थापित करें, ठीक ना, क्योंकि कुमाऊं में पहले गोरखा लोग आए हैं जी, और बाद में गढ़वाल को उन्होंने आप टारगेट बाद में बनाया। तो कुमाऊं के साथ नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, रोटी बेटी के संबंध, वो पहले से हैं जी। ये वो नए नहीं है, बल्कि उसके बाद तो गिरावट ही आई है इधर, लेकिन हमारे संबंध बहुत गहरे उसमें रहे हैं। तो उस पीरियड में मैंने ये कहा है कि जब प्रद्युम्न शाह कमज़ोर पड़ रहे थे और अमर सिंह थापा का टारगेट प्रद्युम्न शाह थे, और दुर्भाग्य से कुमाऊं की जो बागडोर है वो बमशाह को देती थी। बमशाह जी, ठीक। और बमशाह ये चाहता था कि गढ़वाल का शासन भी उसके हाथ में आए, लेकिन वो नहीं किया नेपाल दरबार ने। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह थी कि जो बमशाह थे उनकी पैदाइश कुमाऊं में ही थी, और शासन सत्ता हमेशा उन लोगों के हाथों में दी है जो राज दरबार कांतिपुर के से जो प्रतिबद्ध थे या जो नेपाल दरबार से जुड़े हुए लोग थे, उनको उन्होंने शासन दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने बमशाह को दिया, एक उनका अपना रुतबा था। तो बमशाह ने प्रजा के लिए जो किया वो गढ़वाल में नहीं हो पा रहा था। तो गढ़वाल के लोगों में ये फ्रैक्शन पैदा हो गया। देखो कुमाऊं में तो इतना हो रहा है, वहाँ का राजा उसने छूट दे दी है, वहाँ लोगों को बंधक नहीं बनाया जा रहा, उनको बेचा नहीं जा रहा है, उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहे थे, गोरखा शासन कर रहे थे, लेकिन उस रूप में नहीं हो रहा था। उसका फ़ायदा उन्होंने गढ़वाल में उठाया। गढ़वाल के राजा आपस में लड़ रहे थे और लोगों में त्राह हो रही थी, और यहाँ इस पार्टी को यानी गोरखाओं को चाहिए था, वो उनका टारगेट था कि हम वहाँ पर अपनी सत्ता मजबूत करें। तब लोगों में दो बांट हो गए, दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा चाहता था कि जो कुमाऊं के जो यहाँ का शासन है, गोरखा शासन है, इसकी बागडोर के साथ उसके झंडे के नीचे हम काम नहीं करेंगे, उसके झंडे के नीचे हम नहीं करेंगे, क्योंकि
जिस तरह के अत्याचार कुमाऊं में हो रहे थे, उस तरह के उससे बड़े अत्याचार गढ़वाल में हो रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई साठगांठ है, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, और यही भ्रम की स्थिति राज दरबार तक पहुंची। तो राजा ने, मैंने इसमें कोशिश किया उसमें समझाने की, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे जो कुमाऊं के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, हमारी शादी ब्याह रिश्ते नाते सब कुमाऊं से भी हैं, और यहाँ की लड़कियाँ वहाँ, वहाँ के यहाँ, खान पान हमारा बराबर है। क्योंकि प्रद्युम्न शाह की जो महारानी थी वो तो मनराल थी ना जी। अब कुछ साल पहले आपकी एक पुस्तक आई थी, होना पहाड़ जी। तो होना पहाड़ भले ही उसका आपने सब्जेक्ट थोड़ा सा सीमित रखा, वो भी क्या इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा था? नहीं, वो एक्चुअली वो उसमें तो एक जिक्र आता है केवल हरु सिंह हीत का जी। और वो समय की मैंने पहले ही आपको बताया ना कि पहाड़ के लोग बहुत शांति प्रिय थे जी। और पहली बार मुझे लग रहा है कि जो खून खराबा हुआ, भिकवा मकचवाड़ी को जो भिक्याश्रम ने मारा, वो राजनीतिक पहली हत्या होगी। इससे पहले इतनी बड़ी हत्या का कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता, खासकर जो हमारा पाली पछाओं का एरिया है उसमें नहीं मिलता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय हैं। वहाँ के लोग यहाँ कोई भी क्रांति हो जाए, कोई भी खून खराबा हो जाए, कोई भी भगदड़ जीवन में मच जाए, लेकिन वो फिर भी बहुत धैर्य रखते हैं जी। और वो पहली जो घटना है भिकवा हरु द्वारा भिकवा मकचवाड़ी को मारना, वो पहला खून है मेरी दृष्टि में। और अच्छा, एक चीज़ और आपने आपकी पुस्तक में भी देख रहा था, मालुसाई पर आपने एक नाटक लिखा है। मालुसाई को लेकर करीब 2 दर्जन किताबें अमूमन पढ़ने को मिलती है। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि मालुसाई राजा था और वो जो उनकी प्रेमिका थी वो राज परिवार से नहीं थी, घुमंत शौका परिवार से थी, अलग अलग वो हैं। और जो जिससे वो शादी हो रही थी वो भी एक राजा था। कुछ लोगों का कहना राजा नहीं था, लोकल में ही बिरादरी में शादी हो रही थी। तो वो जब आप नाटक लिख रहे थे तो उस दिशा में आपको क्या नज़र आया? क्योंकि हर तीसरा राजा वो जो नीचे का होता था वो तिब्बत में या भोट में जिसे आप कहते हैं शादी करने की कोशिश करता था। वो क्या आकर्षण था? नहीं, उसका जो मैं जब उस किताब का नाम है मेरा ख्वाब एक उड़ता हुआ परिंदा था। जी जी। एक सेकंड में आपको शायद मेरे पास है, ये है वो किताब, है ना जी। तो ये इस किताब में मैंने मालुशाही को एक राजा के रूप में माना है, लेकिन जो उसके बाद की जो घटनाएं हैं जी। वो मुझे इतिहास में कहीं प्रामाणिकता के साथ नहीं मिलती जी। और जो मालुशाही है उसका पूरा परिवार है, राजा लोग हैं, कत्यूरी वंश के वो राजा हैं। लेकिन इतने होने के बावजूद राजुला को जो चरित्र में उभार कर आया है, वो मुझे लग रहा है कि वो जो तिब्बतीन लड़की है, वो लोग 1964 तक तिब्बत से कुमाऊं में व्यापार के लिए आते थे। जैसे ही ऊपर सर्दी पड़ जाती है ऊंचे हाई एल्टीट्यूड हिमालय के पहाड़ियों पर, तो वो लोग अपने जीवन बसर के लिए नीचे आ जाते थे। उनमें खासकर ये प्रवृत्ति थी या उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने खाने पीने की चीज़ें साल भर के लिए ले जाते थे और वहाँ की जो बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे उसमें ऊनी कपड़े हैं या जो शॉल हैं, थुम हैं, उनको लेकर वो यहाँ आते थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। उनके साथ भीड़ें होती थी और वो यहाँ से वो एक तरह से हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक अच्छा था। तिब्बत के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन 64 या 65 के युद्ध के बाद ये इसमें गिरावट आई है। अब तो मेरे ख्याल से लगभग कम ही हो गया है। तो जहाँ तक वो उसका चरित्र है राजुला का मैं इस किताब में उन्होंने प्रेम मटियानी ने तो बड़ा सांस्कृतिक एक चरित्र रहा है, उनका काम रहा है। उन्होंने जब इस किताब की भूमिका लिखी थी तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैंने आज तक राजुला मालुशाही पर लगभग 20 किताबें पढ़ चुकी हैं, 20 संस्करण अलग अलग किताबें हैं। लेकिन जो काम मैंने किया है ये एक प्रमाणिक है, उनका ये मैं इसमें बस लिखा हुआ है, इसमें छपा हुआ है।
उन्होंने कहा ये एक प्रामाणिक काम है, और मैं इसके बावजूद, प्रेम मटियानी जैसे व्यक्ति के मानने के बावजूद, मैं राजूला मालुशाही के इस किस्से को एक स्वप्न कथा के रूप में ही लेता हूँ। जी जी। अच्छा, आपने ना ये जो तिब्बतियों का या भोटिया लोगों का जो रिलेशन है नीचे हाँ। के लोग ताल देश जिसे बोलते हैं, बेसिकली आपको कुमाऊं और गढ़वाल जिसे कहा जाता है, वो आछरी माछरी के जरिए भी आपने पेश करने की कोशिश की अपनी पुस्तक में। हाँ, वो आछरी वही है, वो एक तरह से राजूला आछरी माछरी में के उपन्यास से ही, उस सांस्कृतिक परिवेश से ही मैंने आछरी को ही चुना है। और उसमें भी वही है, 1964 तक वो हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में आते हैं, अपने भेड़ों के साथ आते हैं। वो किसी वहाँ एक्चुअली वहाँ का जो जीवन है ना, वो बहुत कठोर जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। और पुरुष का तो आपने देखा कि वो चाहे तराई का क्षेत्र हो या पहाड़ का, पुरुष का वर्चस्व हमेशा रहा है, और महिला को हमेशा उन्होंने दबाने की कोशिश की है। जो आछरी का चरित्र उसमें है, वो क्या है, उसको उस पर डाउट करता है ना उसका पिता, कि नदी किनारे वो रामगंगा में नहाने जाती है, तो वहाँ एक पुरुष मिल जाता है, उससे उसकी आंखें लड़ जाती हैं। उसकी बेटी, दूसरी जो छोटी बेटी है, वो बता देती है बाप को लगता है कि मेरी नाक कट जाएगी, और वो पिता इतना क्रूर हो जाता है, वो पिता उस आछरी को रामगंगा के किनारे छोड़ जाता है, उसको अकेले छोड़ जाता है और अपने भेड़ों को लेकर वापस चला जाता है। ये मूर्खतापूर्ण कार्य था ना उसका। लेकिन आप ये देखिए ना कि जो आपने जो पुस्तकें लिखी हैं वो थोड़ा आर्यन सिस्टम की लिखी हैं, अब लेकिन पहाड़ में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट और भी करती हैं, जैसे जौनसारी परंपरा। आप देखेंगे राणा रावत जब युद्ध में होता है तो उसके घर में एक पठान घुस आता है, तो पता चलता कि पत्नी उसे प्रेम करने लगती है, तो वो उस पत्नी एक्सेप्ट करती है, तो उसे कहता है तो अब मेरा स्वदेही भाई रहा, अब तू मेरे घर में रहेगा। इसका मतलब उसने अपने पत्नी का उपपति स्वीकार किया। ऐसे ही आप अजवा बफौल की जब कहानी पढ़ते हैं तो वो 22 भाइयों, यानी उनकी एक ही पत्नी थी, या ये कह लीजिए कि बड़े भाई की पत्नी थी, बाकी चाचा थे, वो स्पष्ट थोड़ा कहानी नहीं है, लेकिन अजवा बफौल 22 भाइयों का एक ही पुत्र है। तो इसी तरह से जौनसार की कई कहानियों में ऐसा मिलता है कि 2 भाइयों की एक पत्नी है, 3 भाइयों की एक है। जौनसार की जो कहानियाँ मिलती हैं, तो उन पर कभी आपने काम करने की कोशिश नहीं की? ना, एक्चुअली मैंने ऐसे किसी चाहे आछरी माछरी का भी उपन्यास लिखा या ये राजूला मालुशाही वाले पुस्तक का काम किया, तो मैंने उनके उस सांस्कृतिक परिवेश में जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए। फिर तेज़ी के साथ समय बदल रहा है, हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं वो बदल रहे हैं। आछरी के माध्यम से मैंने जो वहाँ का समाज है, जो भोटिया समाज है, उसको थोड़ा सा छुआ है, लेकिन पूरी तरह से आज के संदर्भों में, यानी आज़ादी के बाद 1947 से लेकर आज तक जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए हैं, या परिवर्तन उनको अधिकार मिले हैं या नहीं मिले हैं, मैंने इनकी बात की है। जी। नहीं, आपकी कहानियों में मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो परिवेश है वो कुमाऊं गढ़वाल रहता है, कुमाऊं और गढ़वाल आप भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर सोचता हूँ, कई आपके अलावा भी जो बाकी वहाँ पर विद्वान लेखक हुए, ज़्यादातर लोगों ने जो नया सांस्कृतिक परिवेश है उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश की, और जो वहाँ पर पहले जो समाज रहा या जो समाज था उस पर कभी कोई चर्चा नहीं करता, उससे क्यों बचते हैं लोग? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, और इस बात का जवाब मैंने अभी 2 महीने पहले हिमाचल भाषा संस्कृति अकादमी के एक कार्यक्रम में मेरा साक्षात्कार हुआ था, और बहुत पॉपुलर हुआ, इतना कि काफ़ी लोगों ने उसको लाइव देखा था। उसमें मैंने ये बात कही है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम नए को स्वीकार करें, और जो पुराना है उसको हम छोड़ते जाते हैं। जो पहाड़ का परिवेश मैंने 2 तरह से देखा है, क्योंकि मैं पहाड़ में पैदा हुआ बड़ा हुआ, तो मैंने एक चीज़ देखा, एक घटना हमारे गांव के नज़दीक के गांव की थी, वहाँ उन महिला का हस्बैंड की डेथ हो जाती, वो आर्मी में थे, तो उनके देवर जेठ सभी थे, तो महिला ने इच्छा जताई कि भाई मैं गाँव के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो उसी घर में रही जो उसका पति का घर है, और वो जो व्यक्ति है वो भी वो उसी घर में रहने लगा। हाँ। और उन्होंने मान्यता दे दी। ये मैंने मैदानी भागों में कहीं नहीं देखा। दूसरी चीज़, जौनसार में जब हमको जाने का मौका मिला पढ़ाई के दौरान, तो जौनसार में हमने देखा कि 2 या 3 भाइयों की अलग एज की कुछ महिलाएं हमने देखी, जो एक महिला के 2 पति थे, 3 पति थे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ आश्चर्यजनक है मैदानी क्षेत्रों में, ये कहते हैं कि मतलब महाभारत में जैसे द्रौपदी के 5 पति हैं, तो लोगों को लगता है बहुत ही कोई मतलब दुर्घटना हो गई, बड़ी घटना गई, और कैसे 5 पति हो सकते हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक अलग तरह का पुरुष का नियंत्रण वाला सोच है, वहाँ पर ऐसी वैमनस्यता भी नज़र नहीं आती है जो पुराने परिवार हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे भी वहाँ विवाह हुए हैं, जैसे आज कहते हैं किस अधिकार की हम बातें करते हैं या लिखते हैं, आज ज़्यादातर कहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार मिले। वहाँ तो महिलाओं को पहले से अधिकार थे, जो हमारे बाद की परंपराओं ने छीन लिए। अगर देखा जाए, पहले जैसे कोई हमारे गांव के दूसरे गांव में एक महिला थी, उनके पति नहीं रहे, तो उनके देवर और जेठ लोगों ने कहा भाई तू हमारे साथ रह ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं मायके में रहूँगी। तो उन्होंने तो अपनी ज़मीन जायदाद फिर किसको बेचना चाहती है, हमें बेचना चाहती है या किसी और को। तो उन्होंने कहा कि पहला हक आपका है। तो अब देखिए, हम क्या सुनते हैं, आज कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिल गया, ज़मीन में हक मिल गया, ठीक है, कानून में मिल गया हुआ, लेकिन वहाँ के सामाजिक जीवन में पहले से मिला हुआ। देखिए, लेकिन उस पर किसी लेखक ने काम करने की कोशिश नहीं। मैंने अभी जो मैंने हिमाचल का बताया ना, वहाँ मैंने ये बात कही है कि कुमाऊँ का जो हमारा खासकर ये क्षेत्र है, ये बहुत खुला है। ये एक समृद्ध समाज हमारा रहा है, बहुत खुलापन यहाँ है। यहाँ पुरुष का उस तरह का वर्चस्व नहीं है स्त्रियों के ऊपर जिस तरह का यहाँ है। नीचे हम देखते हैं और आज भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, आपने देखा हमारे पाली पुरुषों के क्षेत्र में किसी महिला को घूंघट करते हुए देखा? आपने किसी पुरुष, जब आप रामनगर से ऊपर को चढ़ते हैं, कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ चली जाती है, तो ये थोड़ी कि हम उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। हम जैसे ही रामनगर से ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा मनोविज्ञान बिल्कुल बदल जाता है। हम उस लड़की को, उस औरत को अपने परिवार का हिस्सा मानने लग जाते हैं जी। उसके साथ हम वही बातें करने लगते हैं जो अपने परिवार, अपने बहू, अपनी बेटी से करने लगते हैं जी। ये खुलापन हमारे समाज में है। ऐसा समाज, खुला समाज आपको नहीं मिलेगा। इसको सामने आज तक नहीं लाए हैं, और यही बात मैंने कही है। अच्छा, यदि हमारे बड़े परंपरा में सर, जो हमारे यहाँ के जो बड़े रचनाकार हुए हैं, चाहे शैलेश मटियानी हो, चाहे हिमांशु जोशी हो, या दूसरे बड़े रचनाकार हों, सब ने पहाड़ के महिलाओं के बारे में लिखा है, लेकिन इस तरह के खुले समाज का समर्थन उन्होंने नहीं किया जी। कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। आज जब मैं लिख रहा हूँ तो कह रहे हैं ये तो विचित्र किस्म का आदमी है। आपके साथ बहुत सारी बातें हुई, धन्यवाद। और आप हम चाहते हैं लिखते रहें। पहाड़ के परिवेश में जो कुछ अभी आप नहीं लिख पाए हैं, उसको आप लिखें और लोगों के सामने लाएं। लोगों पहाड़, एक्चुअली पहाड़ को वहाँ जिस तरह से देखने की ज़रूरत है, वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक आप जैसे लेखक और दूसरे लोग उसमें काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।